व्हॉट्सअप आमचं, जिथे तुम्ही तिथे आम्ही. नमस्कार, व्हॉट्सअप आमच्या न्यूजमध्ये आपले स्वागत आहे. आपल्या शहरातील ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी व्हॉट्सअप आमच्या न्यूजला लाईक करा, सबस्क्राईब करा. धन्यवाद. दोस्तों नमस्कार. कश्मीर मुद्दा नहीं था, मुद्दा आतंकवाद था. मुद्दा पहलगाम की घटना थी. मुद्दा पाकिस्तान की जमीन पर आतंकवादी संगठनों के अड्डे थे. मुद्दा पाकिस्तान की नेशनल पॉलिसी में टेररिज्म की मदद करना था. मुद्दा सीमा पार से आतंकवादियों को भारत में घुसपैठ कराकर भारत में पहलगाम सरीखी घटना को अंजाम देने वाले आतंकवादी संगठन और आतंकवादी थे. मुद्दा कश्मीर नहीं था. तो एक झटके में कश्मीर सतह पर कैसे आ गया और भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जो भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर कर दिखाया, उसका संदेश भी यही था कि आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाएगा. वो किसी भी जमीन पर रहें, उन्हें खत्म किया जाएगा. फिर कश्मीर का मुद्दा और कश्मीर की बात कैसे एक झटके में सतह पर आ गई. जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद पाकिस्तान ने जितनी बड़ी तादाद में ड्रोन से हमले किए, उन हमलों के बीच खुले तौर पर तुर्की का जो साथ मिला, अजरबैजान का जो साथ मिला, जिस तरीके से भारतीय सेना ने उनके हर हमले को नाकाम किया और बहुत ही संयम के साथ यह जतलाया कि हमारे निशाने पर आतंकवादी संगठनों के अड्डे थे, इसीलिए 9 जगहों पर भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर हमले किए, किसी नागरिक को निशाने पर नहीं लिया. तो फिर इन तमाम परिस्थितियों के बीच अमेरिका की एक झटके में भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर के ऐलान की स्थिति अमेरिका से निकलकर क्यों सामने आई और अमेरिकी राष्ट्रपति ने बकायदा सबसे पहले सोशल मीडिया पर यह लिखकर क्यों जताया कि दोनों देश सीज फायर पर सहमति बना चुके हैं और अब कश्मीर मुद्दे को लेकर समझना होगा. और उससे पहले अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, जो कि वहां पर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी हैं, उन्होंने भी कौन सी बड़ी पहल की जिसमें भारत और पाकिस्तान दोनों को यह संदेश दे दिया कि सीज फायर होगा और किसी तीसरे देश में दोनों देशों की बातचीत कश्मीर को लेकर वह कराने को तैयार हैं. यह सारी बातें एक झटके में कैसे उभर कर सामने आ गई, जबकि बीते 5 दिनों के संघर्ष के दौर में भारतीय सेना ने न सिर्फ संयम बरता बल्कि यह भी दिखला दिया कि उसकी ताकत के आगे पाकिस्तान कहीं टिकता नहीं है. बड़ी तादाद में ड्रोन से हमले हुए, भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया. लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि परसों रात जब अमेरिका के विदेश मंत्री ने टेलीफोन किया, उससे पहले ऐसी कौन सी घटना बड़ी हो चली थी जो संदेश दे रही थी अमेरिका को भी कि अगर सीज फायर नहीं हुआ तो दोनों देश सबसे बड़े युद्ध की दिशा में चले जाएंगे और यह स्थिति अंतर्राष्ट्रीय तौर पर नाजुक हो जाएगी. तो वो कौन सी परिस्थिति थी और कौन सी जानकारी निकलकर सामने आई थी, जिसके बाद मार्को रूबियो, जो कि वहां पर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और विदेश मंत्री हैं, उन्होंने बकायदा जयशंकर से बातचीत की, उन्होंने बकायदा असीम मुनीर से बातचीत की. और इन सब के बीच ऐसी कौन सी परिस्थिति बनती चली गई जिसमें बार बार यह सवाल बड़ा हो गया कि दो देशों के बीच अमेरिका की मध्यस्थता के आश्रय सीज फायर का ऐलान और सीज फायर होने के बाद अमेरिका के जरिए दुनिया भर में व्यापार में भारत और पाकिस्तान को एक साथ शामिल करने की अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की सोच. 3 बड़ी परिस्थितियों ने एक झटके में भारत की कूटनीति, भारत की विदेश नीति और कश्मीर से लेकर पाकिस्तान के साथ आतंकवाद के मुद्दे पर जो भी चर्चा अभी तक चलती रही, उसको एक दीवार की तरह सामने खड़ा कर दिया. यह पहली बार ऐसी स्थिति बनी जिसमें भारत के साथ खुले तौर पर कोई देश नहीं था.
तो क्या यह कहा जा सकता है कि भारत की विदेश नीति फेल हो गई? भारत के हमले के बाद पाकिस्तान की तरफ से जो ड्रोन से हमले हुए वह ड्रोन तुर्की के थे। और इससे पहले परसों की रात यह मैसेज क्या वाकई पहुंच चुका था जिस तर्ज पर चीन ने कहा पाकिस्तान की संप्रभुता के साथ हम खड़े हैं, तो क्या चीन युद्ध में कूदने जा रहा था और भारत के साथ वाकई दुनिया का कोई देश इस तर्ज पर खड़ा नहीं था, सिर्फ और सिर्फ मध्यस्थता के लिए अमेरिका खड़ा था? तो क्या यहां भारत की कूटनीति फेल हो गई? क्योंकि भारतीय सेना ने तो कमाल का काम किया और एक भी हमला भारत के भीतर नहीं हुआ। सीमाओं पर मौजूद सेना हो या फिर ड्रोन को नाकाम करने की परिस्थितियों में भारत की टेक्नोलॉजी, मिलिट्री टेक्नोलॉजी हो, वो सब कुछ के सामने पाकिस्तान का हर हमला नाकाम हो रहा था। लेकिन इन सब के बीच एक तीसरी परिस्थिति भी निकल कर आई। जिस तर्ज पर अमेरिका परसों रात सक्रिय हुआ उसमें न सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, अमेरिकी विदेश मंत्री या एनएसए और उसके साथ व्हाइट हाउस में नियुक्त अधिकारी, इन सभी की सक्रियता ने, जो सुसी वेल्स हैं जो व्हाइट हाउस में चीफ ऑफ स्टाफ हैं, या फिर मार्को रूबियो जो कि एनएसए हैं, ये सभी जिस तर्ज पर सक्रिय हुए उसके पीछे यह माना गया कि दरअसल जो जानकारी अमेरिका के पास आ रही है उसमें सीधा संदेश है कि अगर युद्ध नहीं रुका तो शायद कोई बड़ी घटना हो सकती है, बकायदा फुल फ्लेजेड वार के तौर पर। और यह रिपोर्ट अलग अलग माध्यमों से आनी शुरू हुई। सीएनएन ने बकायदा एक रिपोर्ट जारी की और उससे भी बड़ी बात है कि इन पूरी परिस्थितियों के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ भी नहीं कहा, बैठकों का सिलसिला जरूर चलते रहा। और आज सुबह भी बैठक हुई। उस बैठक के मद्देनजर भी कौन सी बातें हुई, वह सेना के जरिए कुछ छिटपुट बातों का जिक्र जरूर किया गया, यह कहते हुए कि सेना हमेशा से सतर्क है। आज जब बैठक हो रही थी तो उसमें प्रधानमंत्री के साथ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे, सीडीएस अनिल चौहान थे, सेना के तीनों प्रमुख, जल थल वायु तीनों प्रमुख की मौजूदगी थी, इंटेलिजेंस ब्यूरो और रॉ के चीफ भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री सबसे इनपुट ले रहे थे। यह तस्वीर काफी है बताने और दिखाने के लिए। जाहिर है प्रधानमंत्री ने समूची रिपोर्ट हर किसी से ली, लेकिन उसके बाद का सवाल है कश्मीर मुद्दे के तौर पर इस पूरे दौर में उभर कर कैसे अमेरिका क्यों सामने लेकर आया? क्या वाकई जो जानकारियां अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के सामने और अमेरिका के जरिए जो उभर रही है, क्या ऐसी स्थिति आ गई थी जहां पर भारत और पाकिस्तान के बीच फुल फ्लेजेड वार या वार के आगे की परिस्थिति में चीन का खुले तौर पर पाकिस्तान का साथ देने की स्थिति का आना, या फिर इससे हटकर पाकिस्तान का न्यूक्लियर स्टेट होना तो नहीं था? क्योंकि सीएनएन की एक रिपोर्ट ने बताया कि अलार्मिंग इंटेलिजेंस निकलकर सामने आई थी, जिसके बाद जेडी वेंस, मार्को रूबियो और सुसी वेल्स जो व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ हैं, सभी सक्रिय हो गए। जेडी वेंस ने बकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की। और इन सब के बीच एक बड़ा सवाल है, क्या भारत की विदेश नीति और कूटनीति इस दौर में चूक गई? क्योंकि चाइना जिस तर्ज पर पाकिस्तान के साथ खुले तौर पर साथ आने को तैयार हो गया, रशिया ने इस दौर में खामोशी बरती। अमेरिका भी किसी को चिता नहीं रहा था, बल्कि वो भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करना चाह रहा था, और वह भी भारत के साथ युद्ध में खड़े होने की स्थिति में नहीं था। इन सब के बीच मिडिल ईस्ट के देश हो, ईरान हो, तुर्की हो, अजरबैजान हो, इन तमाम देशों के भीतर पाकिस्तान की पूरी कूटनीति क्या उनके अनुकूल इसलिए हो गई क्योंकि इस दौर में भारत की नीतियां अमेरिका के अनुकूल और अमेरिका के करीब ज्यादा है। लेकिन अमेरिका की जरूरत युद्ध नहीं, व्यापार है। और चीन इस हकीकत को जानता है कि अगर
भारत एक ताकतवर देश के तौर पर उभरा तो उसके लिए मुश्किल होगी, और पीछे चूंकि अमेरिका भारत के खड़ा होगा तो, या फिर अमेरिका ने इस दौर में जान लिया अगर चीन इस युद्ध में कूद गया तो क्या एक वर्ल्ड वार की सरीखी स्थिति बन जाएगी, या फिर पाकिस्तान के न्यूक्लियर स्टेट होने की परिस्थिति दुनिया को डरा देगी। इसीलिए क्या उसने बहुत तेजी के साथ जो भी टेलीफोन की घंटी वाशिंगटन और दिल्ली के बीच घनघनाई, और उसके बाद मार्को रूबियो ने अपने तौर पर जो भी बातचीत असीम मुनीर से की, उसका एक संवाद हमें लगता है आपको सुनना चाहिए या जानना चाहिए जो बातचीत हो रही थी। क्योंकि भारत के साथ जो बातचीत हुई उसमें विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि भारत का रुख हमेशा संयमित और जिम्मेदार रहा और आगे भी ऐसा ही रहेगा। और जो असीम मुनीर के साथ थी उसको लेकर जो बयान अमेरिका ने जारी किया, उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों से तनाव कम करने के रास्ते तलाशने की उन्होंने असीम मुनीर से अपील की है, और भविष्य में टकराव से बचने के लिए बातचीत शुरू करने में अमेरिका के ओर से मदद की पेशकश की गई है। जो रिपोर्ट CNN की निकल कर आई, जिस इंटेलिजेंस और अलार्मिंग इंटेलिजेंस का जिक्र था, उस रिपोर्ट के पूरे दस्तावेज बहुत साफ तौर पर बताते हैं कि स्थितियां परसों रात वाकई नाजुक हो गई थी। अलार्मिंग इंटेलिजेंस के संकेत दो ही हैं। एक संकेत पाकिस्तान का न्यूक्लियर स्टेट होना है, और दूसरा संकेत चीन का खुलकर पाकिस्तान का समर्थन करना है। और भारत की विदेश नीति इसलिए चूक गई क्योंकि इससे पहले भारत की विदेश नीति ने पाकिस्तान और चीन को कभी भी एक साथ आने नहीं दिया, और इस दौर में भारत का अपना जो भी हित वो अमेरिका के करीब चलता चला गया, और अमेरिका टैरिफ वार में चीन से जो टकराने लगा उसमें चीन और पाकिस्तान इतने करीब आ गए, जो एक खतरे की घंटी है जिसको लेकर कई मौकों पर विशेषज्ञों ने भी चेताया, और पार्लियामेंट के भीतर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी इसका जिक्र किया था कि भारत की फॉरेन पॉलिसी इस दिशा में जाती है जहां पर दोनों देश यानी चीन और पाकिस्तान को एक साथ बिल्कुल नहीं आने देना चाहिए, और इसको लेकर सचेत रहना चाहिए। The single biggest strategic goal of India's foreign policy has been to keep Pakistan and China separate. This is fundamental for India. And what you have done is you have brought them together. Today, do not be under any illusion. Do not underestimate the force that is standing in front of you. Do not underestimate the power that stands in front of us. Do not underestimate it. You have brought Pakistan and China together, and this is the single biggest crime that you could commit against the people of India. राहुल गांधी ने यहां पर जिक्र डोकलाम और लद्दाख का भी किया, और चीन की उस विस्तारवादी नीति का भी किया, वो कैसे भारत की सीमा पर घुसता है, और डोकलाम की परिस्थितियों में कौन सी मुश्किल आई थी, खास तौर से नॉर्थ ईस्ट को लेकर यह भी सवाल उठाया उस भाषण में, जो भाषण का हिस्सा आपने सुना। लेकिन करगिल से हटकर पहली बार एक ऐसी परिस्थिति भारत और पाकिस्तान के बीच बनी जहां पर सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल का जिक्र नहीं था, यानी जम्मू कश्मीर, बल्कि उससे हटकर इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी ड्रोन और मिसाइलें दागी जा रही थी। इसीलिए यह फुल फ्लेजेड वार की स्थिति में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। पाकिस्तान की तरफ से पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा का भी कुछ हिस्सा जोड़िए उसमें, और इन सब के बीच भारतीय फौजों ने भी जो मिलिट्री बेस इस्लामाबाद में है नूर खान, वहां पर भी पहुंचा। मुरीद मिलिट्री बेस है, शेरकोट जो मिलिट्री बेस है, वहां पर भी भारतीय सेना की मौजूदगी दिखाई दी। यानी एक ऐसी परिस्थिति धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय तौर पर युद्ध, फुल फ्लेजेड युद्ध की दिशा में जा रही थी, जिसमें जो इंटेलिजेंस का जिक्र है, क्या इस बात की जानकारी अमेरिका को लग गई कि चीन फुल फ्लेजेड पाकिस्तान के साथ इस युद्ध में शामिल होगा,
और अमेरिका के सामने ये मुश्किल हालात थे कि वह इस दौर में, टैरिफ वार के दौर में, जब अंतर्राष्ट्रीय तौर पर युद्ध की समाप्ति का जिक्र यूक्रेन और गाजा पट्टी तक को लेकर कर रहा है और रूस और इजराइल को शांत रखे हुए है, तो क्या वाकई वह इस तरीके से अगर युद्ध होता है तो उसकी भागीदारी कैसी होगी। इसीलिए उसने भारत के उन तमाम हमलों पर खामोशी बरती और उसके बाद सीज फायर में खुलकर वो सामने आया। लेकिन बड़ा सवाल फिर वही, टेररिज्म शब्द गायब हो गया, कश्मीर का मुद्दा सतह पर आकर खड़ा हो गया। और यह एक ऐसी परिस्थिति थी जिसमें कम से कम ऑपरेशन सिंदूर और उससे पहले की परिस्थिति और पहलगाम के बाद की स्थिति में शिमला समझौता खत्म होते हुए खुले तौर पर दोनों देशों ने देखा। सिंधु समझौता खत्म होते हुए पूरी दुनिया ने देखा। टेररिज्म अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, पाकिस्तान आश्रय दिए हुए है, बावजूद इसके पाकिस्तान की नेशनल पॉलिसी जो टेररिज्म को लेकर है उस पर हर किसी ने खामोशी बरती। पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट है, इसको लेकर यूनाइटेड नेशन के भीतर भी इस दिशा में बातचीत हुई कि आप लश्कर तोयबा के साथ खड़े हैं या नहीं खड़े हैं, आपकी जमीन पर लश्कर तोयबा है या नहीं है, लश्कर तोयबा ने पहलगाम को अंजाम दिया है या नहीं दिया है। यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल भी इस बहस में उलझती चली गई। तो अगला सवाल यह भी था, क्या इस दौर में भारत की फॉरेन पॉलिसी, जयशंकर, जो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में जिस वक्त रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था उस समय रूस के साथ जो भी आर्थिक सौदेबाजी हो रही थी और सवाल जवाब जो यूरोप के देशों के बीच या यूरोपीय यूनियन के बीच या फिर अमेरिका के साथ दिए जाते थे, उसमें भारत की अंदरूनी आर्थिक परिस्थितियों का जिक्र विदेश मंत्री करते थे। जेलेंस्की से मुलाकात करने भारत के प्रधानमंत्री गए, लेकिन चंद दिनों के बाद वो रशिया भी गए। भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन को खत्म कर चुका है, इस दौर में उसकी मौजूदगी है नहीं। यानी भारत अपने तौर पर अपने राष्ट्रीय हितों को लेकर अमेरिका पर निर्भर हो गया और अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर अपने व्यापार और डॉलर के मद्देनजर उसकी अपनी कूटनीति चल पड़ी। तो क्या यह एक बड़ा फेलियर उभर कर आया और ऐसे मौके पर जब भारत की सेना ठोस तौर पर जवाब दे रही थी और भारतीय सेना के सामने पाकिस्तान की सेना कहीं टिक नहीं रही थी, जिसका जिक्र आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी किया। यह ऑपरेशन आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति का और सैन्य शक्ति की क्षमता और संकल्प शक्ति का भी प्रदर्शन है। भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ढांचा ढहाने के उद्देश्य से लॉन्च किया था। हमने उनके आम नागरिकों को कभी निशाना नहीं बनाया था, मगर पाकिस्तान ने न केवल भारत के नागरिक इलाकों को निशाना बनाया, बल्कि मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर पर भी हमले करने का प्रयास किया। इसमें दो मत नहीं कि भारतीय सेना ने इस दौर में जिस ताकत को दिखलाया उसके सामने पाकिस्तान की सेना कहीं टिक नहीं पाई और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर यह माना गया कि भारतीय सेना ने जो भी और जिन भी ठिकानों पर जिस तर्ज पर हमला किया वो अपने आप में काबिले तारीफ है। लेकिन अगला सवाल यह है, क्या इस दौर में भारत की कूटनीति और विदेश नीति बुरी तरह फेल हो गई? क्योंकि अगर कश्मीर का मुद्दा उभर कर सामने आ गया, अगर इस दौर में अमेरिका मध्यस्थता का जिक्र यह कहकर कर रहा है कि किसी तीसरे देश में बातचीत होगी, वह तुर्की हो सकता है, सऊदी अरब हो सकता है, ईरान हो सकता है, तो क्या इन परिस्थितियों में कश्मीर का मुद्दा जो भारत के भीतर भारत का अंदरूनी मामला है उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण भारत की विदेश नीति की चूक की वजह से हुई? और जिस रास्ते भारत की विदेश नीति अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में अपनी आर्थिक नीतियों को जोड़ रही है, वहां पर भी कोई देश भारत के साथ क्या खड़ा अगर नहीं खुलकर हुआ, जैसे तुर्की ड्रोन के आश्रय हो गया तो कह सकते हैं इजराइल ने भी तो भारत को ड्रोन दिए। लेकिन समझना होगा कि भारत जिस कूटनीति को अपना रहा है वो भारत की इकोनॉमी के साथ जुड़ी है और भारत की इकोनॉमी अमेरिकी इकोनॉमी के साथ इस दौर में चलने को तैयार है। बावजूद इसके वह चीन जो पाकिस्तान की संप्रभुता को लेकर चिंतित है, उसी चीन के साथ भारत के व्यापार $100 बिलियन
से ज्यादा पार कर गए हैं जो भारत कच्चा माल या इक्विपमेंट के तौर पर या जो भी माल चीन से मंगाता है यानी आयात करता है, और चीन जो भारत में एक्सपोर्ट करता है वो $100 बिलियन से ज्यादा हो चला है। तो दोनों परिस्थितियां कैसे चलेंगी, और इस परिस्थिति के बीच क्या अभी तक सिर्फ ताश के पत्ते फेंटे जा रहे थे और उन पत्तों के आसरे कहा जा रहा था यहां कमजोरी तो वहां जोकर लगा लीजिए? क्या इस परिस्थिति में भारत की विदेश नीति चल रही थी? तो अगला सवाल भारत के विदेश मंत्री जयशंकर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल को लेकर भी हो सकता है, क्योंकि भारतीय सेना ने अपने तौर पर कोई कोताही नहीं बरती, पूरी ताकत का एहसास कराया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इतनी बड़ी चूक हो गई कि जो मुद्दा हमारा है उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण शुरू हो गया। कश्मीर को लेकर किसी तीसरे देश में बैठक का जिक्र होने लगा और एक खुफिया इंटेलिजेंस के आश्रय चेतावनी अमेरिका भारत को दे रहा है कि अब आप सीज फायर कर लीजिए, और भारत के सामने कोई ऑप्शन नहीं बचा सीज फायर को लेकर, जहां भारत ये मानकर चल रहा था कि जो अब पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है उसको भी हमको लेकर आना चाहिए। कई बातें एक साथ उभर कर इसलिए आई है क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान को हर किस्म की मदद बीते 20 साल से करता रहा है, और भारत के जो नया राष्ट्रीय पॉलिसी जो बनी है वो अमेरिका के साथ है, यानी भारत अमेरिका के राष्ट्रीय हित मिलते हैं तो फिर उसको संघर्ष विराम से जोड़ा गया। और इसमें दूसरी बड़ी बात है कि पाकिस्तान की सेना की अग्रिम क्षेत्रों में सैनिकों की जो तैनाती लगातार बढ़ रही थी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नल सोफिया कुरैशी ने भी जिक्र किया कि दरअसल जिस तरीके से सेना की मौजूदगी है वो स्थिति को भड़काने की मंशा को दर्शाती है, और दूसरी तरफ भारतीय सशस्त्र बल जो सतर्कता की स्थिति में है वह तनाव में वृद्धि नहीं चाहता है, बेशर्ते पाकिस्तान भी अगर ऐसा ही करेगा तब व्यवहार करेगा तो हम इसका जवाब देंगे। यह तो एक सवाल बना है। सवाल तो यह है क्या वाकई युद्ध की परिस्थितियां अगर पनपती उसमें भारत के साथ कौन खड़ा था, और पाकिस्तान के साथ जो खुलकर खड़े थे वो क्या इस युद्ध में भी शामिल होते? कह सकते हैं होते, लेकिन अगला सवाल फिर वही, बात शुरू टेररिज्म से हुई थी, ये कश्मीर पर कैसे आ गई, और भारत की फॉरेन पॉलिसी इसकी इजाजत देती ही नहीं है। हमारी फॉरेन पॉलिसी बड़ी स्पष्ट है, चाहे सरकार किसी दल की रही हो। हमने हमेशा कहा है कि पीओके जो है पाकिस्तान को ऑक्युपाइड कश्मीर है, भारत का हिस्सा है, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता, और कश्मीर मुस्लिम पर उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण करना ये कभी एक्सेप्टेबल नहीं है। ये हमारा मसला है, इसको हम निपटाएंगे। लेकिन अब जो इंटरवेंशन साफ दिखाई दे रहा है अमेरिका का, वो मैं समझता हूं उस पर सरकार को अपना पक्ष रखना चाहिए। ये सवाल तो है, भारत की फॉरेन पॉलिसी परसेप्शन के तौर पर भी क्या वाकई चल नहीं पाई इस दौर में? और इससे पहले के तमाम वक्त में जो भी टेरर हमले भारत के भीतर हुए और पाकिस्तान को लेकर जो भी झड़प हुई, पुरानी तमाम डायरीज को आप खोलकर देख लीजिए, ऐसी स्थिति आपको दिखाई नहीं देगी जहां पर अमेरिका सीज फायर का ऐलान कर रहा है। और सीज फायर बिना शर्त है, कोई शर्त नहीं है, अनकंडीशनल है। कश्मीर का मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण है। पाकिस्तान और भारत दोनों को व्यापार में साथ लेने की सोच है, जिसका जिक्र आज सुबह सुबह अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यह कहकर किया कि अगर युद्ध होता तो बड़ी तादाद में लोग मारे जाते, लेकिन अब दोनों देशों को साथ चलना है, और कश्मीर को लेकर जो हजारों वर्षों से जो भी चल रहा है उसको अब खत्म करने का वक्त आ गया है, समझौते का वक्त आ गया है, और हम खुद इसकी पहल के लिए तैयार है। इस बात का जिक्र अमेरिकी राष्ट्रपति ने आज कहा, यानी सब कुछ होने के बाद भी कश्मीर, भारत पाकिस्तान, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, सबका जिक्र वह खुले तौर पर व्यापार की दृष्टि से भी कर रहे हैं। असल में डोनाल्ड ट्रंप का यह कथन बतलाता है कि भारत की निर्भरता इस दौर में अपनी विदेश नीति को लेकर, अपनी अर्थनीति को लेकर और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को लेकर अमेरिका पर कितनी निर्भर है। और यह भी बतलाता है कि अमेरिका जिस रास्ते चल निकला है उसमें उसका कोई दोस्त अब नहीं है। नाटो को खत्म करने की दिशा में अमेरिका लगातार बढ़ रहा है। रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म हो, नाटो खत्म हो, जो पैसा खर्च होता है उस पर रोक लगाई जाए, और तमाम संस्थानों को जो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर
शांति के लिए ही सही अमेरिका देता था, सब कुछ तो बंद कर चुका है। वो कोई भी वेलफेयर स्टेट को लेकर सोच हो या किसी कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र हो, सब कुछ बंद हो चुका है। यानी अमेरिका अपनी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को साधने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच चले आ रहे संबंधों को अब एक नए सिरे से रचना बसाना चाहता है। तो क्या भारत की सहमति इस पर है? इसी बात का जवाब कांग्रेस मांग रही है और कह रही है कि आप बताइए, और इसके लिए कम से कम ऑल पार्टी मीटिंग या पार्लियामेंट का एक स्पेशल सेशन तो बुलाइए। लेकिन उससे आगे का सवाल यह है, क्या वाकई पड़ोसी को तो बदला नहीं जा सकता है? और पड़ोसी पाकिस्तान को लेकर जो सवाल इससे पहले पीओके को लेकर उठते थे भारत के भीतर कि वह हमारा है, अब अगर उसमें अमेरिकी नीतियां शामिल हो गई तो फिर अब आने वाले वक्त में भारत की कूटनीति किस दिशा में जाएगी? और इन दोनों से बड़ा सवाल यह है, क्या भारत अपनी ताकत के एहसास को अब बड़ा करेगा या फिर अमेरिका के भरोसे अपनी कूटनीति को साधेगा? अपने स्वावलंबन को खुद अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और प्रोडक्शन के जरिए बड़ा करेगा या फिर चीन के सामानों के जरिए मेक इन इंडिया के नारे को बुलंद करेगा? रशिया के साथ जो संबंध भारत के पारंपरिक हैं, इस दौर में वह भी नई विश्व व्यवस्था में भटक से गए हैं, क्योंकि अमेरिका हर चीज चाहता है भारत उससे खरीदे। रशिया चीन के साथ खड़ा है, चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा है, पाकिस्तान के साथ भाई का नारा तुर्की दे रहा है, और तुर्की के साथ मिडिल ईस्ट की कंट्रियां और ईरान भी भारत और पाकिस्तान के बीच या तो बिल्कुल बीच में खड़ी हैं या फिर उनका झुकाव पाकिस्तान को लेकर है। ये परिस्थितियां बतलाती है कि इस दौर में कम से कम मोदी सरकार को अपनी विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को भारत को ताकत के तौर पर रखने के लिए न सिर्फ बनाना है, बल्कि उसको इस तरीके से दुनिया के सामने रखना है जहां पर किसी पर भी निर्भरता भारत की दिखाई ना दे और अपने बूते और भारत के मुद्दे, भारत की संप्रभुता को कोई सीज फायर के जरिए खेलने और खिलवाड़ करने की स्थिति में ना आए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।